गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 25 ऑफ योर यूनिट 7 दैट इज पी ब्लॉक एलिमेंट। तो बेटा इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट की थी दैट इज योर हेलोजन फैमिली। उसमें हमने आपकी फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली थी दैट वाज योर ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है हमारी कुछ रिएक्शंस ऑफ हेलोजन। ठीक है, हम हेलोजन्स की रिएक्शन देखेंगे टुवर्ड्स योर हाइड्रोजन, टुवर्ड्स योर ऑक्सीजन। जैसे हम हमेशा से आपके हर एक एलिमेंट की देखते आए हैं उसी तरीके से हम प्रोसीड करेंगे। बट रिएक्शन देखने से पहले हेलोजन्स की यहां मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट क्लियर करना चाहूंगी कि हम बार बार बोल रहे हैं कि दैट हेलोजन्स आर वेरी रिएक्टिव। हेलोजन जो है आपके बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो इनको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। तो जहां तहां से भी इन्हें पॉसिबिलिटी लगती है एक इलेक्ट्रॉन मिलने की, तुरंत ये कंबाइन होके एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं आइदर थ्रू कोवलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड, और तुरंत आपकी नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेन कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने कहा था कि आपके हेलोजन्स आर वेरी रिएक्टिव इन नेचर। ठीक है, क्योंकि उन्हें एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है रेदर देन आपके पहले वाले जो हमने ग्रुप पढ़े हैं आपके नाइट्रोजन ऑक्सीजन, किसी में 2 किसी में 3 इस टाइप के इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, तो हम बार बार कह रहे हैं कि हेलोजन्स आर वेरी रिएक्टिव। तो एक्चुअल रीजन है क्यों है क्या कि जिसके वजह से हेलोजन्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, तो पहले हम छोटा सा ये कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं दैट reactivity of halogens is due to first low bond dissociation enthalpy, और वी कैन कॉल इट एज लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, एनर्जी एंथैल्पी एक ही बात है। ठीक है बेटा, तो पहले हम देखते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी आपकी क्या है। मैं हर बार आपको बताती हूं कि जब आपके एटम्स के बीच में जो बॉन्ड हो या मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड हो, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि अगर आप किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो वही एनर्जी आपकी कहलाती है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। दैट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन बॉन्ड बिटवीन द एटम्स इज नोन एज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो बेटा आपकी हेलोजन्स की सबसे ज्यादा लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है रेदर देन आपके जो हमने पहले ग्रुप्स पढ़े हैं उनमें से सबसे कम जिसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी चाहिए, जिसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए सबसे कम एनर्जी चाहिए, वो आपके हेलोजन से। ठीक है, तो ऐसा क्यों है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेलोजन। मैंने आपको बताया था आपके हेलोजन को मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। हेलोजन आपके डायएटॉमिक नेचर में डायएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। दीज आर डायएटॉमिक इन नेचर। ठीक है, तो जैसे ही आप डायएटॉमिक हेलोजन्स को थोड़ी सी एनर्जी देते हो दैट इज योर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, वो डिसोसिएट हो जाते हैं इनटू हेलोजन एटम। ठीक है, ये आपका हेलोजन मॉलिक्यूल था, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल था। ठीक है, जैसे ही आप थोड़ी सी एनर्जी दोगे, ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, थोड़ी सी एनर्जी देते ही आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है? एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। जो आपके एक्स और एक्स के बीच में बॉन्ड था वो ब्रेक हो जाता है। जैसे ये एक्स था, मान लो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट दूसरा एक्स था 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन, ये आपका बॉन्ड था। ठीक है, तो इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया, इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया। ठीक है बेटा, तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एक्स एक्स के बीच में बॉन्ड है, जैसे ही आपने थोड़ी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दी, ये एक्स एक्स के बीच में जो बॉन्ड है आपका ये टूट जाता है। ठीक है, और टूटने से आपका क्या बनेगा? आपका बनेगा ठीक है, ये क्या है आपका
ये जो बाकी 6 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये एज इट इज ऐसे ही रहेंगे, बट ये जो बॉन्ड के बीच में जो 2 इलेक्ट्रॉन थे जिनकी शेयरिंग से आपका बॉन्ड बन रहा था वो एक इधर और एक इधर, ठीक है। तो ऐसा एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा एटम पे, ठीक है। तो यहाँ क्या है आपका कि जैसे ही आप डाई एटॉमिक हेलोजन को थोड़ी सी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देते हो, थोड़ी सी एनर्जी देते हो, जिस एनर्जी को हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं, तो आपका जो हेलोजन में बॉन्ड है वो टूट जाता है और हेलोजन आपका कन्वर्ट हो जाता है एटॉमिक फॉर्म में, ठीक है। और एटॉमिक फॉर्म में आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है, इसके ऊपर एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, और जिस एटम के ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल। ओजोन में हमने पढ़ा था ये आपका क्या होता है, फ्री रेडिकल। और बेटा वहां मैंने आपको बताया था कि फ्री रेडिकल जो है बहुत ज्यादा रिएक्टिव और बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। इट इज वेरी अनस्टेबल, या हम कहेंगे इट इज हाईली अनस्टेबल, अनस्टेबल एंड हाईली रिएक्टिव इन नेचर। जब भी आपका कोई भी फ्री रेडिकल होगा वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा, ठीक है, अपने आप को स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहेगा और बहुत इसीलिए अनस्टेबल है, इसीलिए बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है बेटा। तो यही पहला कारण है आपका, दैट इज द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन। हेलोजन जो है बहुत ज्यादा रिएक्टिव क्यों होते हैं, क्योंकि हेलोजन डायएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे ही उन्हें थोड़ी सी एनर्जी दी जाती है या मिलती है सराउंडिंग से, वो आपके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनको हम फ्री रेडिकल कहते हैं। और फ्री रेडिकल हम पढ़ चुके हैं, हाईली अनस्टेबल एंड हाईली रिएक्टिव होते हैं। ये कोशिश करते हैं जहां से भी इन्हें इलेक्ट्रॉन मिले अपने इस इलेक्ट्रॉन को, फ्री इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करके अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें फ्लोरीन की, और हमने देखा भी है कि F2 जो है उसकी सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होती है सबसे ज्यादा हाईएस्ट होती है, सॉरी लोवेस्ट होती है, ठीक है बेटा। F2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अमंग रेस्ट ऑफ द हेलोजन आपकी सबसे ज्यादा लोवेस्ट होती है। क्यों, हमने देखा था वहां पे भी क्या था आपका फिजिकल प्रॉपर्टी में। मान लो ये आपका एक फ्लोरीन का न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, ठीक है, ये अगेन आपका न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है बेटा। तो आपका फ्लोरीन क्या है, सबसे ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, स्मॉलेस्ट साइज होता है, जिसके वजह से इसके जो न्यूक्लियस होते हैं, ये भी एक फ्लोरीन का ये एटम है, एक फ्लोरीन का ये एटम, डायएटॉमिक फॉर्म की बात हो रही है, ठीक है। तो आपका F2 जो है उसमें एक फ्लोरीन जो है बहुत छोटा साइज होता है, जिसके वजह से क्या होगा, न्यूक्लियस जो होगा एक्सपोज होगा बाहर की तरफ, ठीक है, इतना डीपली नहीं होगा एज आपका जैसे आयोडीन में हमने देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपोज होने के कारण आपका क्या हो रहा है, न्यूक्लियस में रिपल्शन होनी स्टार्ट होगी, और क्योंकि न्यूक्लियस में रिपल्शन हो रही है, और दूसरा क्या है, पहली रिपल्शन क्या होगी, न्यूक्लियर रिपल्शन। बहुत छोटा साइज होने के कारण न्यूक्लियस बहुत ज्यादा पास आ जाते हैं, दोनों न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए लाइक चार्ज ऑलवेज रिपेल ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पे रिपल्शन होगी। दूसरी आपका क्या हो गया है, स्मॉल साइज होने के कारण इसके आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन और इसके आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन भी बहुत ज्यादा पास आ गए हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की क्राउडिंग हो गई है, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई, जिस वजह से आपका क्या होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके दो टाइप के रिपल्शन होते हैं, पहला न्यूक्लियर रिपल्शन और दूसरा आपका इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। इस वजह से आपका F2 जो है हाईली अनस्टेबल होता है, और इसीलिए थोड़ी सी एनर्जी देके, थोड़ी सी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देके आप उसको इजीली ब्रेक कर सकते हो इनटू योर एटॉमिक फ्री रेडिकल फॉर्म, ठीक है बेटा। तो पहली आपका रीजन ये हो गया हाई रिएक्टिविटी का। अगर हम आपकी दूसरी रीजन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज योर
हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आपकी जो हेलोजन फैमिली होती है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत ज्यादा नेगेटिव होती है। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी क्या होती है बेटा, आपका कोई भी एटम जो कि आपका अनस्टेबल है, उसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, वो अनस्टेबल है, तो जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन लेता है क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वो स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। आपको पता है अनस्टेबल था जब एनर्जी ज्यादा है, अनस्टेबल की एनर्जी ज्यादा होती है क्योंकि स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। अगर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी एनर्जी कम होगी, अगर स्टेबिलिटी कम होगी एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। तो जब आपका एटम जिसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी, चाहे एक हो या दो हो, हम यहाँ पे एक की बात कर रहे हैं, ठीक है, हेलोजन फैमिली। तो जब आपके एटम को इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी तो वो अनस्टेबल था, अपने आप को इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल करना चाहता था, क्योंकि अनस्टेबल था एनर्जी भी बहुत ज्यादा हाई थी उसमें, ठीक है। तो जैसे ही उसने इलेक्ट्रॉन लिया क्या आ गया, वो स्टेबल फॉर्म में आ गया। स्टेबल की एनर्जी कम होती है तो हाइयर एनर्जी से कम एनर्जी हो गई है। दैट मीन्स क्या हो गया, आपके एटम ने इलेक्ट्रॉन लिया और एनर्जी लूज कर दी, क्योंकि उसने एनर्जी, सिस्टम की एनर्जी लूज हुई है या एटम की एनर्जी लूज हुई है तो ये एनर्जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव में आएगी। और ये एनर्जी जो रिलीज हुई है, लूज हुई है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। दैट मीन्स आफ्टर गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके एटम जो एनर्जी रिलीज करते हैं वो कहलाती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू हमेशा ही नेगेटिव होती है हर केस में। जहां पे भी आपका इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा हो वहां पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू हमेशा ही नेगेटिव होती है। क्यों? क्योंकि सिस्टम इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल होता है, स्टेबल होने के लिए वो अपनी एनर्जी रिलीज करता है, और एनर्जी क्योंकि सिस्टम से बाहर निकली है, लॉस हुआ है, इसीलिए आपकी वैल्यू हमेशा ही नेगेटिव होगी। तो हमें हर केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू तो नेगेटिव होती है, चाहे आप कोई भी एटम ले लो। बट यहाँ पे क्या कहा गया है कि आपकी हेलोजेंस की हाईली नेगेटिव होती है, बहुत ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें आपके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, तो देखो आपका, मान लो आपका ये था एक्स हेलोजन, कोई भी हेलोजन, तो मैं आपका वैलेंस शेल बना लेती हूँ, दैट इज NS2 NP5 1 2 3 4 and 5, ठीक है। तो अगर आपका हेलोजन एटॉमिक फॉर्म में है, दैट इज इस फॉर्म में है, फ्री रेडिकल के फॉर्म में, तो हमने कहा था फ्री रेडिकल में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है, ये है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा। तो इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, बहुत ज्यादा हाई होगी, अभी हमने पढ़ा था। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है क्या होगा, यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग होते ही नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, ये आपका किस में बन जाएगा, स्टेबल बन जाएगा। अभी क्या है, ये हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल, अनस्टेबल है तो एनर्जी क्या होगी, हाई एनर्जी। आफ्टर गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इट विल कन्वर्ट इनटू स्टेबल फॉर्म, एनर्जी लो हो जाएगी, क्योंकि स्टेबल की एनर्जी क्या होती है, कम होती है, लेस एनर्जी होगी, ठीक है। तो हाई एनर्जी से लेस एनर्जी के टाइम जो एनर्जी रिलीज हुई है, इसी एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन करने के वजह से जो एटम में से लूज हुई है वो आपकी कहलाती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी समझ में आ गया, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा ही आपकी नेगेटिव होती है, दैट इज डेल्टा एच, हमेशा आपका डेल्टा एच EGE भी लिखते हैं इसको हम, हमेशा ही नेगेटिव होता है, ठीक है। बट यहाँ आपकी बात हो रही है हाई नेगेटिव क्यों है, क्योंकि बेटा आपका जो एटॉमिक फॉर्म में आपका हेलोजन होता है क्या होता है, वो फ्री रेडिकल फॉर्म है, फ्री रेडिकल फॉर्म हाईली रिएक्टिव एंड हाईली अनस्टेबल है। तो
बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण इलेक्ट्रॉन जब ये गेन करेगा तो बहुत ज्यादा ही एनर्जी को रिलीज करेगा अपने अंदर से, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि बहुत ज्यादा ये फ्री रेडिकल के फॉर्म में है, एटॉमिक फॉर्म में, क्योंकि नेचर में ये ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता, इस तरीके से एग्जिस्ट करता है, डाई एटॉमिक। तो अगर आपका ये एटॉमिक फॉर्म में है तो यानी कि ये इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ये फ्री रेडिकल कहलाता है, ठीक है। तो फ्री रेडिकल के फॉर्म में होने के कारण ये क्या है, हाईली रिएक्टिव है, तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन लेगा ये एनर्जी भी बहुत ज्यादा लूज करेगा, ठीक है, क्योंकि हाईली रिएक्टिव है, दैट मीन्स हाईली अनस्टेबल है, और हाईली अनस्टेबल में बहुत ज्यादा एनर्जी होगी, ठीक है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, स्टेबल बन जाएगा, तो एनर्जी भी बहुत ज्यादा लूज करेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहां पे आफ्टर गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन बाय हेलोजन it will release electron gain enthalpy, and the value of electron gain enthalpy will be highly negative, ठीक है बेटा। तो ये चीज आपको याद रखनी है, यही दो आपके कारण हैं किसकी, रिएक्टिविटी की। हेलोजन बहुत ज्यादा रिएक्टिव क्यों है, अगर आपसे कोई पूछता है तो पहला कारण क्योंकि उसकी लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है, नेचर में डायएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो जैसे ही थोड़ी सी एनर्जी उसे मिलेगी, चाहे वो सराउंडिंग से हो चाहे आप उसे दे रहे हो, जैसे ही एनर्जी मिलेगी वो फ्री रेडिकल एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फ्री रेडिकल आपके हाईली अनस्टेबल एंड रिएक्टिव होते हैं। दूसरी आपकी क्या है, दूसरा कारण है इनकी हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, क्योंकि आपकी ये हाईली क्या है, आपकी हाईली रिएक्टिव है, ये आपका फ्री रेडिकल फॉर्म में होता है, एटॉमिक फॉर्म में, तो हाईली रिएक्टिव है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो बहुत ज्यादा एनर्जी को रिलीज करके स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है, ठीक है। तो यही दो आपके मेन कारण हैं हेलोजेंस की हाई रिएक्टिविटी के, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आपका बढ़ते हैं आपकी, दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टी आपकी सेकंड, दैट इज योर रिएक्शन विद हाइड्रोजन। तो देखो, तो बेटा अगर हम आपकी सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, दैट इज योर केमिकल प्रॉपर्टी इज रिएक्शन विद, हेलोजन लिख दिया मैंने, सॉरी, हाइड्रोजन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, यानी कि जब आपके हेलोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो किसकी फॉर्मेशन करते हैं, तो बेटा आपके जितने भी हेलोजन हैं सारे ही आपके हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हेलो एसिड्स की फॉर्मेशन करते हैं, या हम कह सकते हैं उनको हेलोजन एसिड, ठीक है। तो देखो, ऑल हेलोजन्स रिएक्ट्स विद hydrogen to form हेलो एसिड, और हम कह सकते हैं हेलोजन एसिड, काफी बुकों में हेलोजन एसिड भी नाम दिया है इनका, ठीक है, हेलोजन, ठीक है बेटा। तो आपके सारे ही आपके हेलोजन जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हेलो एसिड की फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज जिसका फॉर्मूला है आपका H फॉर हाइड्रोजन, एंड X में भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हम लिख सकते हैं वेयर X में भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है बेटा। और ये जो आपके हेलो एसिड फॉर्म होते हैं ये सारे ही आपके वॉलेटाइल नेचर के होते हैं, साथ के साथ सारे ही आपके कोवलेंट नेचर के होते हैं, ठीक है, ये सारे कोवलेंट है, दैट मीन्स आपका हाइड्रोजन और आपका हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा हमेशा ही कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, कभी भी आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा, ये चीज आपको याद रखनी है यहाँ पे। तो ऑल हेलो एसिड्स
हेलो एसिड्स आर वॉलेटाइल एंड कोवलेंट। जितने भी आपके हेलो एसिड्स हैं वॉलेटाइल है एंड कोवलेंट है, ठीक है। अगर हम थर्ड बात करें दैट इज द रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन। अगर हम हाइड्रोजन की तरफ इनकी रिएक्टिविटी देखें तो आपका सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, ठीक है। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, और ये आपका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। तो फ्लोरीन ये इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, ये लेना चाहता है। तो फ्लोरीन क्योंकि स्मॉल साइज होने के कारण, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण आसानी से जाके इसके साथ बॉन्डेड होगा और इसके इलेक्ट्रॉन को आसानी से अपनी तरफ खिसका लेगा, शेयर कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर जैसे जैसे आप आयोडीन की तरफ जाते हो तो बेटा आपका क्या हो रहा है? साइज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। साइज इंक्रीज होने से क्या हो गया है? आपके नंबर ऑफ शेल्स आ गए हैं। न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच में बहुत सारे शेल्स आ गए हैं, तो न्यूक्लियस अपने ही वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड नहीं कर पाएगा आयोडीन के केस में, क्योंकि वैलेंस शेल बहुत ज्यादा दूरी पे है, शील्डिंग इफेक्ट हो गया। ये जो आपके बीच में जो आपके और शेल्स आ गए ये न्यूक्लियस को शील्ड कर रहे हैं, तो न्यूक्लियस जो है प्रॉपर अपने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को इतने अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को कैसे टाइटली होल्ड कर पाएगा, ठीक है, जब वो अपने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को ही टाइटली होल्ड नहीं कर पा रहा। इसीलिए जैसे जैसे आपका हेलोजन का साइज इंक्रीज होता है वैसे वैसे आपकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन की तरफ थोड़ी सी स्लो होती जाती है। ऐसा नहीं कहेंगे कि रिएक्ट नहीं करते, रिएक्ट करते हैं, बट ये वाली रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट होगी, बहुत एकदम इमीडिएटली होगी, ठीक है। और जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप हेलोजन फैमिली में जाते हो तो रिएक्शन थोड़ी थोड़ी स्लो होती जाती है, ठीक है। तो अगर हम रिएक्शन की बात करें तो देखो H2 F2 के साथ रिएक्ट करके यहां आपका बनाता है 2HF, ठीक है। ये चीज याद रखना कि हम हर जगह F2 Cl2 Br2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आपके हेलोजन हमेशा ही डाई एटॉमिक फॉर्म में होंगे, ठीक है। बट जैसे ही आप इसको रिएक्शन में पुट करोगे, जो पहले चीज मैंने रिएक्टिविटी इसीलिए बताई थी, F2 टूट के आपका F में कन्वर्ट होगा और वो F आपका चाहे हाइड्रोजन हो चाहे ऑक्सीजन हो उसके साथ रिएक्ट करके प्रॉपर एक कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। क्योंकि वो जो F बना है एटॉमिक फॉर्म वो फ्री रेडिकल फॉर्म होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी होती है उसकी, इसीलिए वो आसानी से हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके HF बना लेता है। देखो एक F है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात हो गई। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, ये जो रिएक्शन होती है बेटा बहुत ज्यादा वाइब्रसली होती है, मोस्ट वाइब्रसली रिएक्ट विद H2। यहाँ पे जो आपका फ्लोरीन होता है स्मॉल साइज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है। आपका जो यहाँ फ्री रेडिकल फ्लोरीन बनेगा बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स हाइड्रोजन, इसलिए बहुत वाइब्रस रिएक्शन होती है, ठीक है। इवन ये रिएक्शन आपके डार्क में भी हो जाती है, ठीक है। इस रिएक्शन के लिए कोई आपको एक्सपोजर नहीं चाहिए, कोई आपकी लाइट मीडियम नहीं चाहिए, ठीक है। ये रिएक्शन आपकी डार्क मीडियम में भी हो जाती है। अब बात करते हैं लाइट होती है तो क्या होता है बेटा, लाइट जो होती है आपकी, लाइट में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है। जो सन से जो रेडिएशन आ रही, जो आपको लाइट दे रही है, उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है अलग अलग फ्रीक्वेंसी की। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडिएशन हमेशा ही रिएक्शन को प्रमोट करती है, रिएक्शन को करवाने में हेल्प करती है। तो यहाँ पे यही चीज बताई गई है कि आपका अगर फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो उसको कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जरूरत नहीं है प्रमोशन के लिए, वो खुद ही डार्क में भी रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। तो आप सोच सकते हो कितनी ज्यादा वाइब्रसली रिएक्शन होगी ये। नेक्स्ट अगर बात करें आपकी क्लोरीन की, तो क्लोरीन की रिएक्शन आपने वैसे भी देख रहे होगे, आपको क्या चाहिए, H यानी कि लाइट की प्रेजेंस चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी आपका क्या बनेगा, HCl, ठीक है। नेक्स्ट आपका ब्रोमीन क्या है, H2 प्लस Br2, आपका लाइट की प्रेजेंस में बनाएगा 2HBr। नेक्स्ट अगर बात करें आपकी आयोडीन की,
तो बेटा आयोडीन साइज में इंक्रीज हो गया है, साइज में इंक्रीज होने के वजह से ये इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स नहीं बना पाता है आने वाले इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है। तो इसीलिए इस रिएक्शन के लिए आपको देखो आपको हीटिंग करनी पड़ेगी, सिर्फ लाइट के प्रेजेंस होना यहाँ काम नहीं देगा, साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक कैटलिस्ट की भी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। बहुत स्लो रिएक्शन होगी ये, ठीक है, इसीलिए आपका क्या बनेगा 2HI, HI बन तो जाएगा बट यहाँ आपको एक तो एक्स्ट्रा हीट देनी पड़ेगी। पहले आप देखो लाइट के प्रेजेंस में ही करवा रहे थे, यानी कि नॉर्मली आपके रूम में या लेबोरेटरीज में आसानी से खुद ब खुद ये रिएक्शन हो रही थी, बट यहाँ पे आपको सिर्फ लाइट से काम नहीं चलेगा, आपको हीट भी देनी पड़ेगी, प्लस क्योंकि ये रिएक्शन बहुत ज्यादा स्लोली है तो आपको कैटलिस्ट भी यूज करना पड़ेगा टू एनहेंस द रेट ऑफ दिस रिएक्शन, ठीक है। तो अगर हम यहाँ बात करें ये रिएक्शन आपकी कैसी है, स्लोली, सिर्फ इस रिएक्शन की बात कर रहे हैं, दिस रिएक्शन इज स्लोली एंड रिवर्सिबल, ऊपर से रिवर्सिबल भी होती है। रिवर्सिबल मीन्स ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होती है, एक ऐसी स्टेज आती है कि आपका H2O2 कंबाइन होके एक टाइम के लिए आपका HI बना रहे हैं बट एक ऐसी स्टेज आती है जहां आपका इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। इक्विलिब्रियम मींस कि आपकी रिएक्शन जो है जितने H2I2 मिलके HI बना रहे हैं, सेम आपके HI जो है दोबारा से डिकम्पोज होके H2 एंड I2 में टूट रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं, दैट इज द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, जहां आपकी कांस्टेंट हो जाती है, एक पॉइंट पे आ जाती है कि जितनी फॉरवर्ड हो रही है उतनी ही बैकवर्ड हो रही है, ठीक है। तो ये चीज हो गई आपकी। नेक्स्ट अगर बात करें आपकी इनकी हाइड्राइड हेलो एसिड्स आपके फॉर्म हो गए। नेक्स्ट अगर बात करें हेलो एसिड आपकी किस किस टाइप की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देख ले, एक तो यहीं से क्लियर हो रही है क्योंकि आपके हेलोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हेलो एसिड फॉर्म कर रहे हैं और सारे ही हेलोजन रिएक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स ये क्या है आपके एसिडिक नेचर के तो है ही, ठीक है। तो आपका एसिडिक एक प्रॉपर्टी तो यहाँ हो गई कि ये सारे आपके हेलो एसिड एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है। अगर आगे की प्रॉपर्टीज की बात करें तो देखो, तो बेटा अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहले हम आपकी हेलो एसिड की प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी कौन सी है, हेलो एसिड्स की प्रॉपर्टीज है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे योर मेल्टिंग पॉइंट, अबाउट योर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो आपके हेलो एसिड कौन कौन से फॉर्म हुए हैं, HF, HCl, HBr एंड HI, ठीक है। तो आपको पता है ये बड़ा होगा साइज में, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा और सबसे छोटा ये, ठीक है। ठीक है बेटा, तो इस टाइप से आपका साइज डिफरेंस होगा। नेक्स्ट अगर हम इसकी ट्रेंड की बात करें तो देखो एक ग्राफ बना लेते हैं आपका, यहां हम मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट रखेंगे, यहां हम आपके हेलो एसिड्स रख देते हैं, ये आपका HF, देन इज योर HCl, HBr, HI, ठीक है। तो आपका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा आपका होगा, इतना होगा आपका यहाँ HF का, देन जब आप HCl की तरफ आओगे तो आपका डिक्रीज हो जाएगा, देन आपका HBr का होगा और देन सबसे ज्यादा आपका HI का होगा, ठीक है। HI का सबसे ज्यादा देखो ये लेवल अगर आप देखते हो HI का सबसे ज्यादा, तो हम ट्रेंड देखें तो आपका HI का सबसे ज्यादा, देन आपका HF का, देन आपका HCl का, देन आपका लास्ट में HBr का, देखो H इसका, देन इसका, फिर नीचे की तरफ आ रहा है HBr एंड देन आपका HCl, ठीक है बेटा। तो ये आपके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड रहेगा। अगर हम यहाँ पे बात करें कि रीजन क्या है आपका HI का सबसे ज्यादा मेल्टिंग
मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्यों है? तो बेटा हमने मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में आपका पढ़ा था आयोडीन जो है सबसे बड़ा साइज का होता है, दैट मीन्स ये हेलो एसिड भी बड़ा ही बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ साइज इंक्रीज हुआ है, साइज इंक्रीज होने से क्या होगा आपका पोलैरिटी पोलराइजेशन होगा, पोलराइजेशन होने से क्या होगा आपका ज्यादा मोर वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ज्यादा वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मींस ज्यादा आपके एटम्स या हम कहेंगे इसका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो गया है। मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा तो आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा इसको मेल्ट करने के लिए एंड या फिर बॉईल करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है साइज, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली आपका साइज पे और किस पे डिपेंड करता है, पोलैरिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखो साइज इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज होने से पोलराइजेशन हो गया है आपके एटम का। ठीक है, पोलराइजेशन हो गया है तो ज्यादा वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एटम को अपने अराउंड बॉन्ड कर पाएगा। ठीक है, ज्यादा जहां वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही हो वहां पे आपका क्या होगा मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो गया, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो देखो साइज का ट्रेंड है, HI इसको अगर आप छोड़ दो, ठीक है, HI देन HBr देन HCl, इसके बाद आपका HF आना चाहिए था क्योंकि HF जो होता है फ्लोरीन सबसे छोटा साइज का है तो ये हेलो एसिड भी सबसे छोटा बनाएगा, बट यहाँ पे ट्रेंड थोड़ा सा मिसमैच हो गया है, HF सेकंड पोजीशन पे आ गया है। तो ऐसा क्यों है, इसका ज्यादा क्यों है HBr से? तो बेटा HBr और HCl में तो आपका साइज फैक्टर लग रहा है, पोलराइजेशन फैक्टर लग रहा है, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला फैक्टर लग रहा है, बट HF में आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग रही है। यहाँ पे डोमिनेट कौन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि इसका साइज फैक्टर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी आपकी HF के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है इसीलिए आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा इसको तोड़ने के लिए, मेल्ट करने के लिए, इसीलिए आपका क्या है HF का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है एज कंपेयर टू दीज टू। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है आपको। सबसे पहले आपका HI देन HF देन HBr HCl, HI साइज फैक्टर देन HF क्या हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू अगेन फिर से आपका साइज फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये तो हो गई आपकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज सेकेंड प्रॉपर्टी की, सॉरी सेकेंड प्रॉपर्टी की ही बात करें आपके हेलो एसिड्स की, तो आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जिसको हम डेल्टा H BDEV बोलते हैं। ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी मींस कि आपको एक बॉन्ड तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है। ठीक है, उसी एनर्जी को हम कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या एंथैल्पी। तो आपको किसके बीच में बॉन्ड तोड़ना है, हेलो एसिड। हेलो एसिड आपके क्या थे, HF HCl HBr HI। बेटा अगर हम यहां बात करें HCl का साइज छोटा, हाइड्रोजन का साइज भी छोटा, ये आपका मोस्ट या हम कहेंगे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये आपका मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, इसके जो न्यूक्लियस साइज छोटा होने की वजह से न्यूक्लियस क्या है एक्सपोज्ड है बाहर की तरफ, इतना डेप्थ में नहीं है, इसीलिए न्यूक्लियस वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन को तो टाइटली होल्ड कर रहा है, साथ ही साथ इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है उनको भी टाइटली होल्ड करे बैठा हुआ है। ठीक है, इसीलिए क्या होगा, ये HF का बॉन्ड जो होगा आपका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होगा। HF के बीच में आपका बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होगा। यहाँ पे देखो आप ये बात समझना कि आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, कभी भी यहाँ पे आयनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि हेलो एसिड में कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, इसीलिए ये आपका बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। नेक्स्ट अगर डाउन द ग्रुप जाते हैं, इतना बड़ा साइज, ठीक है, और इसका इतना छोटा सा साइज।
अब क्या है, न्यूक्लियस सेंटर में है, डेप्थ में आ गया है। डेप्थ में आने की वजह से क्या हो गया, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे इतना ज्यादा टाइट होल्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस का जो चार्ज है, न्यूक्लियस की जो पावर है या न्यूक्लियस का जो इफेक्टिव चार्ज है वो शील्ड कर दिया गया है न्यूक्लियस के बाद आने वाले sp-d-f ऑर्बिटल ने, ठीक है। इसीलिए इतना ज्यादा आपका टाइटली होल्ड नहीं कर पा रहा है ये अपने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को। इसीलिए क्या ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड कर पाएगा? जब ये अपने ही इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड नहीं कर पा रहा तो ये आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या अपनी तरफ टाइटली होल्ड करेगा, ठीक है। इसीलिए ये जो बॉन्ड होता है आपका वीकेस्ट बॉन्ड होता है। ठीक है, तो HF के बीच में स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको क्या चाहिए, हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ठीक है। और वीक बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ठीक है बेटा। तो आपको अगर हम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की बात करें तो ट्रेंड आपका क्या रहेगा, HF देन HCl देन HBr देन HI। सबसे कम एनर्जी आपको कहां देनी पड़ रही होगी, कौन से हेलो एसिड को तोड़ने के लिए, हाइड्रोजन आयोडाइड को तोड़ने के लिए सबसे कम एनर्जी देनी पड़ रही होगी, ठीक है। तो ये तो आपकी हो गई सेकंड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज योर थर्ड प्रॉपर्टी। तो अगर हम थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें आपके हेलो एसिड्स की, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है का ट्रेंड ये है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड किसमें होगा, HF में, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके थर्ड की, दैट इज योर pKa वैल्यू। मतलब pKa वैल्यू का क्या ट्रेंड होगा बेटा, pKa वैल्यू जो है आपको एसिडिटी बताती है, एसिडिक नेचर बताती है कि किसका एसिडिक नेचर क्या होता है। तो यहाँ पे एक चीज, छोटी सी चीज समझो और उसे हमेशा ही अप्लाई करो, हमेशा याद रखो, चाहे आपके बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन हो चाहे आपके कंपटीशन एग्जाम क्वेश्चन हो। आपका एक होता है कांस्टेंट Ka जिसको हम कहते हैं एसिडिक कांस्टेंट, ठीक है। ये Ka आपको एसिडिटी बताता है, ठीक है। एसिडिक कांस्टेंट मींस एसिडिटी बताता है। तो यहां पे देखो Ka कैसे वेरी करता है, मोर द वैल्यू ऑफ Ka हायर विल बी द एसिडिटी और एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर। ये चीज आपको याद रखनी है, Ka जो है एसिडिक कांस्टेंट है, ठीक है। ये कांस्टेंट आपको एसिडिक नेचर बताता है, ठीक है। तो किसी भी कंपाउंड की, किसी भी मॉलिक्यूल की आपको Ka वैल्यू दी हुई है और आपको ये कहा है कि आप ये बताओ कि कौन सा ज्यादा एसिडिक है। तो बेटा जितनी ज्यादा Ka वैल्यू होगी, मोर द वैल्यू ऑफ Ka हायर विल बी इट्स एसिडिक और एसिडिक नेचर, ठीक है। उतनी ही एसिडिटी होगी या एसिडिक नेचर होगा, ठीक है। अब pKa वैल्यू क्या है, तो बेटा pKa वैल्यू आपकी कब निकलती है, जब आप इस Ka वैल्यू का नेगेटिव लॉगरिथम करते हो तो, ठीक है। तो जब आपका नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 जब आप Ka करते हो तो आपकी मिलती है आपको pKa वैल्यू। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो क्योंकि आप क्या कर रहे हो, Ka वैल्यू को का नेगेटिव लॉगरिथम कर रहे हो, तो यहाँ पे pKa वैल्यू रिवर्स आपका रिवर्स काम करेगी, ठीक है। रिवर्स काम करेगी कैसे, जैसे आप Ka वैल्यू जितनी ज्यादा थी उतनी एसिडिटी, तो pKa वैल्यू क्योंकि नेगेटिव लॉगरिथम के बराबर है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Ka, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रिवर्स रिलेशन होगा इनमें कि pKa वैल्यू smaller the pKa value, higher will be acidity और acidic nature।
ठीक है बेटा, ये चीज आपको याद रखनी। देखो के वैल्यू आपको ज्यादा चाहिए थी एसिडिटी के लिए, ठीक है। अब पी के वैल्यू कब निकलती है, जब आप नेगेटिव लॉगरिथम करते हो के का, दैट मीन्स नेगेटिव लॉगरिथम कर रहे हो, रिवर्स इफेक्ट होगा, ठीक है, उल्टा होगा। तो हम इसको रिवर्स लेके चलेंगे, पी के वैल्यू कम होगी तो एसिडिटी ज्यादा होगी, के वैल्यू ज्यादा होगी तो एसिडिटी भी ज्यादा होगी, ठीक है। तो इनमें के ए वैल्यू हम कह सकते हैं के ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, ठीक है। और पी के वैल्यू आपकी कब आती है, जब आप नेगेटिव लॉगरिथम करते हो तो आपकी एसिडिटी से ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। के वैल्यू ज्यादा होगी तो आपकी क्या होगी, एसिडिटी ज्यादा होगी, एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। पी के वैल्यू ज्यादा होगी तो एसिडिक नेचर कम होगा, एसिडिटी कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका कुछ इन हेलो एसिड की पी के वैल्यू दी हुई है। तो देखो सबसे पहले HF दैट इज 3.2 पी के वैल्यू, पी के वैल्यू, देन आपकी HCl, देन आपकी HBr, देन आपकी HI, ठीक है। तो HCl की आपकी अराउंड -7, इसकी -9 और इसकी -10, ठीक है। ये आपकी कुछ पीके वैल्यू गिवन है बेटा 9.5, और आपको ये बताना है कि कौन सा हेलो एसिड आपका क्या है, ज्यादा एसिडिक नेचर का है। तो अभी मैंने आपको बताया था पीके वैल्यू पे क्या होगा, जितनी कम पीके वैल्यू होगी उतना ही हाई एसिडिटी होगी या एसिडिक नेचर होगा। तो कम वैल्यू आपकी कौन सी है, कम वैल्यू देखो कौन सी वैल्यू, देखो यहाँ 3.2 है, आप क्या कर रहे हो, नेगेटिव की तरफ जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो, यानी कि वैल्यू आपकी और भी ज्यादा स्मॉलर हो रही है, जीरो से नेगेटिव में चली गई है। ये वाली पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। तो पॉजिटिव वैल्यू है ये, देन जीरो, देन आपकी नेगेटिव, और नेगेटिव में भी आगे जाते जा रहे हो तो और छोटी वैल्यू होती जा रही है। तो सबसे कम पीके वैल्यू किसकी है, HI की, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एसिडिटी जो होगी, एसिडिटी जो होगी सबसे ज्यादा किसकी होगी, इसकी, देन इसकी, देन इसकी, ठीक है। ये चीज याद रखनी है, ये हमने पीके वैल्यू से निकाला। ऐसे ही आपको के वैल्यू भी दे रखी हो सकती है, ठीक है। के वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी एसिडिटी होगी, पीके वैल्यू जितनी कम होगी उतनी एसिडिटी होगी, ठीक है। क्योंकि पीके वैल्यू आपकी कब निकलती है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के से रिवर्स नेगेटिव लॉगरिथम जब आप करते हो, ठीक है। तो जब जितनी कम होगी उतनी एसिडिटी होगी, ठीक है। के वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी ही एसिडिटी होगी। नेक्स्ट अगर बात करें बेटा एसिडिटी से आप मतलब क्या समझते हो, एसिडिटी का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन डोनेट करना। एसिड्स कौन होते हैं, जो अपने H पॉजिटिव आयन को डोनेट कर दे, आसानी से जाने दे। तो आप मुझे ये बताओ कि इन हेलो एसिड में से किसकी एबिलिटी ज्यादा है, ये तो मैंने पीके वैल्यू पे आपको बता दी एसिडिक नेचर, बट अगर हम वैसे कॉन्सेप्ट लगा के चले तो बेटा आपका कौन सा ऐसा हेलो एसिड है जो H पॉजिटिव को आसानी से रिलीज करेगा, ठीक है। तो वो आपका क्या है, यही है। क्योंकि यहाँ पे देखो आयोडीन बड़ा साइज का है, न्यूक्लियस डेप्थ में है, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, हाइड्रोजन छोटा साइज का, ये आपका हाइड्रोजन, ये आयोडीन, ये आपका हाइड्रोजन के एटम है। तो क्या होगा, क्योंकि आपका आयोडीन का न्यूक्लियस डेप्थ में होता है तो वो अपने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे ही इतना उसको टाइटली बाउंड नहीं कर पा रहा, तो आने वाले को भी क्या करेगा, इतना टाइटली बाउंड नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स ये बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा। तो थोड़ी सी एनर्जी देते ही ये क्या होगा, टूट जाएगा, और यहां से आपका H पॉजिटिव, ये जो बॉन्ड होगा आपका वीक होगा, तो यहां से आपका क्या होगा, आसानी से H पॉजिटिव आयन रिलीज करना आसान होगा। बट अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि HF बॉन्ड जो होता है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, इनके बीच में जो बॉन्ड होता है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसीलिए आपको ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। तो क्योंकि इन दोनों में बॉन्ड स्ट्रांग होता है, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, न्यूक्लियस इसका एक्सपोज होता है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन तो होल्ड करके ही रखता है, साथ ही साथ आपके शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी टाइटली होल्ड करके रखता है, ठीक है। इसीलिए ये आपका H पॉजिटिव को जाने नहीं देगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकालना आसान नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए आपका क्या है, ये आपका लीस्ट
एसिडिक नेचर का है और ये आपका मोस्ट एसिडिक नेचर का है। एसिड आप 10th क्लास में पढ़ रहे हो, क्या था आपका, जो सब्सटेंस आसानी से H पॉजिटिव आयन डोनेट कर दे वो एसिड, और एसिडिक नेचर, हाईली एसिडिक नेचर, और जो आपका थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़े उनमें लो एसिडिक नेचर होता है, लो एसिडिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ से आपका H पॉजिटिव आयन निकालना बहुत आसान है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए HI जो है आपका ज्यादा एसिडिक नेचर का होता है एज कंपेयर टू HF। और pKa वैल्यू भी हमने देख ली। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको टेबल दिया होता है Ka और pKa वैल्यू का, और वहां देख के आपको बतानी होती है कि कौन ज्यादा एसिडिक नेचर का। ठीक है, तो ये आप थोड़ी सी सीक्वेंस याद रखो, pKa वैल्यू जितनी ज्यादा उतनी एसिडिटी ज्यादा। ठीक है, कंपाउंड की, और सॉरी Ka वैल्यू जितनी ज्यादा उतनी एसिडिटी कंपाउंड की ज्यादा, pKa वैल्यू जितनी ज्यादा उतनी एसिडिटी कम। ठीक है, क्योंकि इनमें होता है इनवर्स रिलेशन और इसमें होता है डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, तो आई होप आज का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।